क्या आपने कभी सोचा है, जब हम एक प्लास्टिक के स्केल को अपने हेयर से रब करके वाटर की एक रनिंग स्ट्रीम के पास लेकर जाते हैं तो क्या होता है? तो चलिए इसे जानने के लिए हम एक वीडियो देखते हैं। तो अभी आपने देखा कि वाटर की रनिंग स्ट्रीम प्लास्टिक के स्केल की ओर अट्रैक्ट होती है या बेंड हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, इसे समझने के लिए अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आप सभी ने देखा होगा कि जब हम किसी बैलून को अपने हेयर्स या किसी वुलन क्लॉथ से रब करके कागज के टुकड़ों के पास लेके जाते हैं तो कागज के टुकड़े बैलून से चिपक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा एक फिजिकल क्वांटिटी की प्रेजेंस के कारण होता है, जिसे हम इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। तो चलिए पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। इस टॉपिक में हम सबसे पहले देखेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है तथा इसका क्या यूज होता है। इसके बाद हम देखेंगे कि कंडक्टिविटी के बेसिस पे सब्सटेंस कितने टाइप्स के होते हैं। और इसके बाद हम पढ़ेंगे कि किसी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को इंडक्शन के थ्रू कैसे चार्ज किया जाता है। और इस टॉपिक के लास्ट में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। हेलो एवरीवन, अब हम 12th की फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो वर्ड्स से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो एंड स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मीनिंग है चार्जेज एंड स्टैटिक्स का मीनिंग है एट रेस्ट। इसका मतलब है कि इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रिक चार्जेज और इनके इफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे जब वे रेस्ट में हैं। इस चैप्टर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्जेज क्या होते हैं और इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। इसके बाद में हम कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद में हम देखेंगे कि चार्जेज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे उत्पन्न होता है। इसके बाद में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की गणना करना सीखेंगे और इसके बाद हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है और इसके कारण किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। और इसके बाद हम कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में स्टडी करेंगे और जानेंगे कि ये कितने टाइप्स का होता है। और इस चैप्टर के लास्ट में हम गॉस लॉ और इसके एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। अब हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में स्टडी करने से पहले एक एटम की स्ट्रक्चर को एनालाइज कर लेते हैं। हम जानते हैं कि किसी एटम में एक न्यूक्लियस होता है जिसमें न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं और इस न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। हम ये भी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक चार्ज होता है और प्रोटॉन पर भी इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, परंतु न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, यानी कि इन पर कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं होता है। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है उसका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है और इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 सी। सी यहाँ पर डिनोट करता है कूलम को, जो कि चार्ज की एसआई यूनिट है। अब इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है उसे हम नेगेटिव लेते हैं और प्रोटॉन पर चार्ज को हम पॉजिटिव लेते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होगा माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम और प्रोटॉन पर चार्ज होगा प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। हम ये भी जानते हैं कि किसी न्यूट्रल बॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं। यदि हम सोडियम एटम का एग्जांपल लें तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 11 है और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 11 ही है, यानी कि इसका जो नेट चार्ज होगा वो 0 होगा। अब यदि किसी एटम से चार्ज ट्रांसफर हो रहा है तो हम एटम के स्ट्रक्चर से एनालाइज कर सकते हैं
कि प्रोटॉन्स तो न्यूक्लियस के अंदर टाइटली बाउंड है, तो ये तो एटम को लीव नहीं कर सकते। यानी कि यदि किसी एटम पर चार्ज आएगा तो या तो उसका इलेक्ट्रॉन उसको लीव कर रहा है या कोई एडिशनल इलेक्ट्रॉन उस पर आ रहा है। यानी कि चार्ज ट्रांसफर मेनली इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से होता है। अब हम ये भी जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं वो किसी एटम के आउटर सेल से मेनली मूव होते हैं, जिन्हें हम फ्री इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। अब जिस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है और जिस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि जो चार्जेस होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो चलिए अब हम देखते हैं कि फ्रिक्शन के द्वारा हम किन्हीं ऑब्जेक्ट्स को कैसे चार्ज करते हैं। अब हम एक ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ से रब करते हैं तो ग्लास रोड्स के फ्री इलेक्ट्रॉन सिल्क क्लॉथ में ट्रांसफर हो जाते हैं, जिससे ग्लास रोड पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है और सिल्क क्लॉथ उतने ही अमाउंट से नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। अब यदि हम एक एबोनाइट रोड या प्लास्टिक रोड को कैट के फर्श से रब करें तो जो एबोनाइट रोड है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है और फर उतने ही अमाउंट से पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। तो अभी हमने देखा कि फ्रिक्शन के द्वारा ऑब्जेक्ट्स को कैसे चार्ज किया जाता है। अब हम एक बैलून लेते हैं और एक स्वेटर लेते हैं जो कि न्यूट्रल है। अब यदि हम बैलून को स्वेटर से रब करते हैं तो हम देखते हैं कि बैलून नेगेटिवली चार्ज हो जाता है और स्वेटर पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, क्योंकि स्वेटर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस बैलून पर ट्रांसफर हो जाते हैं। इस चार्ज ट्रांसफर के कारण हम देख सकते हैं कि बैलून ऑटोमेटिकली स्वेटर की ओर अट्रैक्ट होता है, यानी कि अनलाइक चार्जेज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब यदि इस बैलून को हम एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट माने कि वॉल के पास लेके जाएं तो वॉल के इलेक्ट्रॉन्स रिपेल होते हैं और वहां पर एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है, जिसके कारण ये वॉल से चिपक जाता है। अब यदि हम दो न्यूट्रल बैलून लें और एक न्यूट्रल स्वेटर लें और इन बैलून्स को स्वेटर से रब करें तो दोनों बैलून्स नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं, यानी कि दोनों लाइक चार्जेस रखते हैं और यदि इनको एक दूसरे के पास लाएं तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी कि लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। परंतु यदि अब हम एक पिच बॉल को सिल्क क्लॉथ से रब की हुई ग्लास रोड से टच करवाते हैं और दूसरे पिच बॉल को फर्श से रब की हुई एबोनाइट रोड से टच करवाते हैं तो हम देखते हैं कि दोनों पिच बॉल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि लाइक चार्जेज एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो चलिए अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारे पास टू चार्ज बॉडीज हैं ए और बी जो कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं तथा बॉडी बी और सी एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो यदि अब हम बॉडी ए और सी को एक दूसरे के पास लाते हैं तो क्या होगा? ए ऑप्शन है वे रिपेल करेंगे, बी ऑप्शन है वे एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करेंगे और सी ऑप्शन है वे एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और डी ऑप्शन है कि जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो इनसफिशिएंट है। तो मैं चाहती हूँ कि आप वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। तो आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा, तो चलिए अब हम इसे देख लेते हैं। हमें गिवन है कि बॉडी ए एंड बी चार्ज है, तो हम कह सकते हैं कि बॉडी सी भी चार्ज होगी क्योंकि लाइक चार्जेज ही एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो चलिए अब हम जितने भी पॉसिबल केसेज है उनको देख लेते हैं। तो पहला केस है क्योंकि बॉडी ए और बी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो हम कह सकते हैं कि बॉडी ए पर यदि पॉजिटिव चार्ज है तो बॉडी बी पर नेगेटिव चार्ज होगा क्योंकि अनलाइक चार्जेज ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब हमें ये भी गिवन है कि बॉडी बी और सी एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो जो चार्ज बॉडी बी पर होगा वही बॉडी सी पर होगा, यानी कि इस केस में बॉडी बी और सी पर नेगेटिव चार्ज होगा क्योंकि लाइक चार्जेज ही एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अब हम दूसरा केस देख लेते हैं
जब बॉडी ए पर नेगेटिव चार्ज होगा तथा बॉडी बी पर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो इस केस में बॉडी सी पर पॉजिटिव चार्ज होगा क्योंकि यहाँ पर बॉडी बी पर पॉजिटिव चार्ज है। तो अब हम इन सभी केसेस से कह सकते हैं कि बॉडी ए और सी पर अनलाइक चार्जेज होंगे, तो वे एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। चलिए अब हम इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में स्टडी करते हैं। यह एक सिंपल एपरेटस होता है जो कि किसी बॉडी पर चार्ज डिटेक्ट करता है। इसमें एक मेटल रोड होती है जिसके एक एंड पर गोल्ड या एल्यूमिनियम की लीव्स लगी होती हैं। ये लीव्स एक ग्लास के बॉक्स के अंदर होती हैं। मेटल रोड के दूसरे एंड पर एक मेटल नोब होता है। चलिए अब देखते हैं कि एक सिंपल इलेक्ट्रोस्कोप को कैसे बनाया जा सकता है और यह किस प्रकार कार्य करता है। तो अभी आपने गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में पढ़ा, पर क्या आपने कभी सोचा है कि हम इलेक्ट्रोस्कोप विदाउट गोल्ड लीव्स भी इजीली बना सकते हैं? इसके लिए हम एक 20 सेंटीमीटर लंबा कॉपर वायर लेते हैं। इसके एक एंड को सर्कुलर शेप में मोड़ देते हैं और दूसरे एंड से इसमें एक छोटी सी स्ट्रो डाल देते हैं और अब दूसरे एंड को एक हुक के रूप में मोड़ देते हैं। अब एक सर्कुलर शेप में कागज का कार्ड लेते हैं और इसको हुक से कॉपर वायर में पिरोकर स्ट्रो पर अच्छे से फिट कर देते हैं। अब हम कागज की 2 स्ट्रिप्स 3 सेंटीमीटर लंबी और 1 सेंटीमीटर चौड़ी लेते हैं। अब इन स्ट्रिप्स के एक एंड पर होल पंच कर देते हैं। अब इस पूरे सेटअप को हम एक कागज के ग्लास पर रख देते हैं। हम देख सकते हैं कि कागज के स्ट्रिप्स लटकी हुई हैं। अब हम एक पीवीसी पाइप लेते हैं और उसको वूल से रब करते हैं जिससे इस पर आवेश आ जाता है। अब हम इसको कॉपर वायर के पास लेके जाते हैं तो हम देखते हैं कि स्ट्रिप्स डाइवर्ज होती हैं क्योंकि इन स्ट्रिप्स पर चार्ज आ जाता है जिससे ये एक दूसरे को रिपेल करती हैं। इस एक्सपेरिमेंट को हम एल्यूमिनियम फॉइल की स्ट्रिप्स के साथ भी कर सकते हैं। इसमें हमें केवल ये ध्यान रखना है कि इस एक्सपेरिमेंट को हम रेनी सीजन में ना करें क्योंकि रेनी सीजन में जो आवेश पीवीसी पाइप पर प्रोड्यूस होता है वो लीक हो जाता है। अब हम सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो कंडक्टिविटी के बेसिस पे सब्सटेंसेस 3 टाइप के होते हैं: कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। कंडक्टर वे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को इजीली पास होने देते हैं, लाइक मेटल्स, ह्यूमन एंड एनिमल बॉडीज एंड अर्थ। इंसुलेटर वे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते हैं। मोस्ट ऑफ नॉन मेटल्स लाइक ग्लास, प्लास्टिक, नाइलॉन, वुड, ये सभी इंसुलेटर होते हैं। सेमीकंडक्टर्स वे सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच के होते हैं, यानी कि ये मूवमेंट ऑफ चार्जेज को जो रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच के रेंज का होता है। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम सेमीकंडक्टर के एग्जांपल्स हैं। हमने देखा था कि जब हम किसी इलेक्ट्रिफाइड ग्लास रोड या प्लास्टिक रोड से पिक बॉल्स को टच करवाते हैं तो वे चार्ज हो जाती हैं, यानी कि हमने यहाँ पर पिक बॉल्स को किसी इलेक्ट्रिफाइड ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में रखकर चार्ज किया। साथ ही हमने ये भी देखा था कि किसी सिल्क क्लॉथ व ग्लास रोड को रब करने पर सिल्क क्लॉथ व ग्लास रोड अपोजिटली चार्ज हो जाते हैं। यहाँ पर हमने 2 ऑब्जेक्ट्स को फ्रिक्शन के द्वारा चार्ज किया। अब हम देखेंगे कि किसी न्यूट्रल कंडक्टर को बिना कांटेक्ट में लाए और बिना फ्रिक्शन के किस प्रकार से चार्ज किया जाता है। इसके लिए हम 2 मेटल स्पेयर ए और स्पेयर बी लेते हैं जो कि इंसुलेटिंग स्टैंड्स के द्वारा सपोर्टेड हैं और एक दूसरे के कांटेक्ट में रखे हुए हैं।
अब हम एक पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रोड लेते हैं और इसको किसी एक स्पेयर माना स्पेयर ए के पास में लाते हैं, किंतु टच नहीं करवाते हैं। इन स्पेयर्स के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रोड की ओर अट्रैक्ट होते हैं। इस कारण स्पेयर ए के लेफ्ट में नेगेटिव और स्पेयर बी के राइट में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब हम इन स्पेयर्स को एक स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट करते हैं, जबकि रोड को वहीं पर रखते हैं। तो हम देखते हैं कि दोनों स्पेयर्स अपोजिटली चार्ज होते हैं और एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब हम रोड को रिमूव कर लेते हैं तो चार्ज कुछ इस प्रकार से रीअरेंज हो जाता है, क्योंकि स्पेयर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब हम इन स्पेयर्स को कंप्लीटली सेपरेट कर देते हैं, तो हमें दो स्पेयर्स जो कि इक्वली और अपोजिटली चार्ज होते हैं प्राप्त होते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को हम इंडक्शन ऑफ चार्ज कहते हैं। इस प्रक्रिया में जो स्पेयर्स होते हैं वो इक्वली और अपोजिटली चार्ज होते हैं तथा ग्लास रोड के चार्ज पर कोई डिफरेंस नहीं होता है। अभी तक हमने इलेक्ट्रिक चार्ज और इसके टाइप्स तथा किसी बॉडी को चार्ज करने के डिफरेंट मेथड्स के बारे में पढ़ा। अब हम इलेक्ट्रिक चार्ज की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे, जिनमें सबसे पहली है एडिटिविटी ऑफ चार्जेज, सेकंड प्रॉपर्टी है चार्ज कंजर्वेशन और थर्ड प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन। अब देखते हैं कि एडिटिविटी ऑफ चार्जेस से क्या मतलब है। यदि किसी सिस्टम में n चार्जेज हैं Q1, Q2, Q3 अप टू Qn, तो सिस्टम का टोटल चार्ज इन सभी चार्जेज का सम होगा, यानी कि Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अप टू Qn। इन सभी चार्जेज का सम करते समय हम इनको प्रॉपर साइन के साथ रखते हैं। इसका क्या मतलब है, चलिए इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। माना हमारे पास किसी सिस्टम में टोटल 5 चार्जेज हैं, 1 प्लस का 2 माइनस 3 प्लस 4 एंड माइनस 5। तो इस सिस्टम का टोटल चार्ज इन सब का सम होगा और ये होगा 1 प्लस 2 माइनस 3 प्लस 4 माइनस 5 और ये आएगा -1 यूनिट। अब हम सेकेंड प्रॉपर्टी चार्ज कंजर्वेशन के बारे में देखते हैं। हमने देखा था कि जब हम दो ऑब्जेक्ट्स को रब करते हैं तो एक ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन गेन करता है और दूसरा ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन लूज करता है, यानी कि दोनों ऑब्जेक्ट्स इक्वली और अपोजिटली चार्ज होते हैं, अर्थात सिस्टम का टोटल चार्ज उतना ही रहता है। तो हम कह सकते हैं कि किसी आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, यह हमेशा कंजर्व रहता है। अब थर्ड प्रॉपर्टी क्वांटाइजेशन के बारे में देखते हैं। क्वांटाइजेशन से मीनिंग है कि ऑल फ्री चार्जेज आर इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ ए बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज एंड इस बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज को हम स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। इस प्रकार यदि किसी बॉडी पर स्मॉल q चार्ज है तो हम लिख सकते हैं कि q बराबर n e, जहां पर n कोई इंटीजर है तथा ये बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज किसी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है उसके बराबर होता है, यानी कि इसका मान होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज की एसआई यूनिट कूलम होती है और इसे हम कैपिटल C से डिनोट करते हैं। अब हम बेसिक प्रॉपर्टीज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज ए कंडक्टर हैज 14.4 into 10⁻⁻19 coulomb positive charge. Then the conductor has option A 9 electrons in excess, option B 27 electrons in excess, option C 9 electrons in short, option D is 27 electron in shorts.
Now pause the video and take 5 minutes to solve this question. होपफुली आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा, तो चलिए अब हम इसे डिस्कस कर लेते हैं। हमें गिवन है कि चार्ज ऑन कंडक्टर इज 14.4 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। ये भी गिवन है कि कंडक्टर इज पॉजिटिवली चार्ज, दैट मीन्स इट इज सॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब हमें ये पता है क्वांटाइजेशन से कि Q बराबर N। Q यहाँ पर हमें गिवन है 14.4 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। N हमें फाइंड करना है एंड E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। जब हम ये वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करते हैं तो हमें N की वैल्यू प्राप्त होती है 9। इसका मतलब है कि कंडक्टर हैज 9 इलेक्ट्रॉन इन सॉर्ट। इट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 10 टू पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ ए बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकेंड। Then how much time is required to get a total charge of 1 coulomb on the other body? Now pause the video and take 5 minutes to solve this question. तो आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा, तो चलिए अब हम इसे डिस्कस कर लेते हैं। एक सेकेंड में जो चार्ज ट्रांसफर किया जाएगा वो होगा 10 टू पावर 9 इंटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स 10 टू पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम, और ये सोल्व करने पर आएगा 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 कूलम। अब एक कूलम चार्ज एक्यूमुलेट करने में जो टाइम आएगा वो होगा 1 कूलम अपॉन 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 कूलम पर सेकेंड। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो ये आएगा 6.25 इंटू 10 टू पावर 9 सेकेंड। अब यदि हम सेकेंड को ईयर्स में चेंज करें तो ये आएगा 198 ईयर्स। इसका मतलब है कि अनदर बॉडी पर 1 कूलम चार्ज एक्यूमुलेट करने में हमें 198 ईयर्स का टाइम चाहिए होगा। हम कह सकते हैं यहाँ से कि 1 coulomb is a very large unit for many practical purposes. To start Coulomb's law, साइंटिस्ट कूलम ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। उन्होंने दो चार्ज लिए Q1 एंड Q2 which are fixed at a distance r। अब उन्होंने किसी एक चार्ज Q1 को डबल किया, then he found कि इनके बीच का फोर्स भी डबल हो जाता है। अब उन्होंने दूसरे चार्ज Q2 को डबल किया, देन अगेन ही फाउंड कि फोर्स डबल हो जाता है। यानी कि फोर्स F बिटवीन Q1 एंड Q2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड सिमिलरली F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q2। तो ये भी कहा जा सकता है कि F is directly proportional to product of Q1 and Q2, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं F is proportional to mod of Q1 into Q2, क्योंकि यहाँ पर हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। अब उन्होंने चार्जेस को फिक्स रख के डिस्टेंस को वेरी किया। जब उन्होंने डिस्टेंस को डबल किया देन ही फाउंड कि फोर्स 1/4 हो जाता है। अब उन्होंने डिस्टेंस को हाफ किया, देन ही फाउंड कि फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2 4 टाइम्स हो जाता है। यानी कि फोर्स F बिटवीन Q1 एंड Q2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2। तो यहां पर हो जाएगा F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो इन दोनों रिजल्ट्स को हम एक साथ लिख सकते हैं कि F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2/r²। अब प्रोपोर्शनल साइन को यदि हम हटाएं तो यहाँ पे एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आ जाएगा जिसे हम स्मॉल k से डिनोट करते हैं। तो F हो जाएगा k इंटू Q1 इंटू Q2/r²। k की वैल्यू होती है 1/r²।
4 पाई एप्सिलॉन नॉट या 9 इंटू 10 टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट होता है यहाँ पर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड इसकी वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10 रेज़ टू पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हमने देखा कि दो चार्जेज Q1 एंड Q2 जो कि डिस्टेंस r पर फिक्स्ड हैं, उनके बीच का फोर्स होता है F बराबर K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर या फिर F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं और ये फॉर्मूला केवल वैक्यूम में वैलिड होता है। तो अभी तक हमने दो चार्जेस के बीच फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। तो अब हम देखेंगे कि इनका नेचर कैसे डिसाइड होता है, यानी कि यह फोर्स रिपल्सिव होगा या फिर एट्रैक्टिव होगा। तो यहाँ पर हमारे पास दो केस होंगे। पहला केस है जब Q1 इंटू Q2 इज ग्रेटर देन 0। तो हम कह सकते हैं कि आइदर बोथ Q1 एंड Q2 आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव। It means Q1 and Q2 have like charges, so they will repel each other. Now force on Q1 due to Q2 will be in left direction because it is repulsive force and it is denoted by F12. Similarly, force on Q2 due to Q1 will be in right direction because it is also repulsive force and it is denoted by F21. अब हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल है जब बोथ Q1 एंड Q2 आर पॉजिटिव। तो से Q1 की वैल्यू है 4 कूलम एंड Q2 की वैल्यू है 7 कूलम। देन Q1 इंटू Q2 होगा 4 इंटू 7 कूलम एंड ये आएगा 28 कूलम विच इज ग्रेटर देन 0। इट मीन्स Q1 एंड Q2 विल रिपेल ईच अदर। नाउ सेकेंड एग्जांपल है जब Q1 एंड Q2 बोथ आर नेगेटिव। देन Q1 की वैल्यू है माइनस का 3 कूलम एंड Q2 की वैल्यू है माइनस का 4 कूलम। तो Q1 इंटू Q2 होगा माइनस का 3 इंटू माइनस का 4 कूलम एंड ये आएगा प्लस का 12 कूलम विच इज अगेन ग्रेटर देन 0। इट मीन्स माइनस का 3 कूलम एंड माइनस का 4 कूलम चार्जेस विल रिपेल ईच अदर। नाउ सेकेंड केस होगा जब Q1 इंटू Q2 इज लेस देन 0। तब Q1 एंड Q2 में कोई एक नेगेटिव चार्ज होगा एंड अनदर विल बी पॉजिटिव। देन वी कैन से कि Q1 एंड Q2 विल बी अनलाइक चार्जेस, सो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। नाउ फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 विल बी इन राइट डायरेक्शन बिकॉज इट इज अट्रैक्टिव फोर्स and it is denoted by F12. Similarly, force on Q2 due to Q1 will be in left direction because it is also attractive force and it is denoted by F21. अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल है जब Q1 पॉजिटिव है एंड Q2 नेगेटिव है। से Q1 की वैल्यू है 4 कूलम एंड Q2 की वैल्यू है माइनस का 7 कूलम। देन Q1 इंटू Q2 होगा 4 इंटू माइनस का 7 कूलम एंड ये आएगा माइनस का 28 कूलम जो कि लेस देन 0 है। इसका मतलब है Q1 एंड Q2 विल अट्रैक्ट ईच अदर। अब सेकेंड एग्जांपल है जब Q1 की वैल्यू नेगेटिव है और Q2 की वैल्यू पॉजिटिव है। से Q1 की वैल्यू है माइनस का 3 कूलम एंड Q2 की वैल्यू है प्लस का 4 कूलम। तो Q1 इंटू Q2 होगा माइनस का 3 इंटू 4 कूलम, ये आएगा माइनस का 12 कूलम विच इज अगेन लेस देन 0। इसका मतलब है Q1 एंड Q2 विल अट्रैक्ट ईच अदर। अब हम कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 2 पॉइंट लाइक पार्टिकल्स कैरिंग चार्जेज ऑफ +3 इंटू 10 टू पावर -9 कूलम एंड -5 इंटू 10 टू पावर -9 कूलम are 2 meter apart.
Determine the magnitude of the force between them and state whether it is attractive or repulsive. Now pause the video and take 5 minutes to solve this question. तो आप सभी ने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा, तो चलिए अब हम इसे डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमें गिवन है Q1 की वैल्यू है +3 इंटू 10⁻⁹ कूलम एंड Q2 की वैल्यू है -5 इंटू 10⁻⁹ कूलम एंड Q1 एंड Q2 के बीच की डिस्टेंस है 2 मीटर। तो अब कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग Q1 एंड Q2 के बीच फोर्स होगा K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K की वैल्यू हमें पता होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर एंड Q1, Q2 एंड R की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो इनके बीच का फोर्स F हो जाएगा 9 इंटू 10⁹ इंटू 3 इंटू 10⁻⁹ इंटू -5 इंटू 10⁻⁹ अपॉन 2 स्क्वायर। इसे कैलकुलेट करने पर F आएगा माइनस का 3.375 इंटू 10⁻⁸ न्यूटन। तो Q1 एंड Q2 के बीच फोर्स का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 3.375 इंटू 10⁻⁸ न्यूटन, यानी कि Q1 Q2 पर 3.375 इंटू 10⁻⁸ न्यूटन फोर्स लगाएगा एंड Q2 भी Q1 पर इतना ही फोर्स लगाएगा। अब यह फोर्स एट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, Q1 इंटू Q2 फाइंड करेंगे। तो Q1 इंटू Q2 आ जाएगा प्लस का 3 इंटू 10⁻⁹ इंटू -5 इंटू 10⁻⁹ एंड ये आ जाएगा माइनस का 15 इंटू 10⁻⁸ कूलम एंड ये लेस देन 0 है। तो Q1 एंड Q2 विल अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि यह फोर्स नेचर में एट्रैक्टिव होगा। We know force is a vector quantity, so now we will learn how to write Coulomb's law in vector form. Let's say we have two charges Q1 and Q2, which position vectors are R1 and R2. So vector leading from Q1 to Q2 will be vector R21. And we know vector R21 will be position vector of Q2 minus position vector of Q1 and it will be vector R2 minus vector R1. अब माना कि चार्जेज Q1 और Q2 लाइक चार्जेज हैं, तो वे एक दूसरे को रिपेल करेंगे और Q1 पर Q2 के कारण फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में होगा एंड वी नो इट इज डिनोटेड बाय वेक्टर F12. Similarly, force on Q2 due to Q1 will be vector F21 and it will be in right direction. Now we know direction of a vector is specified by a unit vector along the vector. So R21 cap होगा vector R21 upon magnitude of vector R21. मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R21 को हम सिंपली R21 लिखते हैं। सिमिलरली अब वेक्टर लीडिंग फ्रॉम Q2 टू Q1 विल बी वेक्टर R12 एंड ये होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2। इट मींस वेक्टर R12 होगा वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 और हम देख सकते हैं कि इक्वल होगा माइनस ऑफ वेक्टर R21 एंड R12 कैप होगा वेक्टर R12 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R12। तो अब हम फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 का मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं और ये होगा K इंटू Q1 Q2 अपॉन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2 एंड ये है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R21 या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R12। अब यदि हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखें तो हम देख सकते हैं कि वेक्टर F21 R21 कैप के अलोंग है। तो अब वेक्टर फॉर्म में वेक्टर F21 हो जाएगा K इंटू Q1 Q2 अपॉन स्क्वायर ऑफ
मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R21 इंटू R21 कैप। अब इस फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हमने माना था कि Q1 और Q2 लाइक चार्जेज हैं, बट ये फॉर्मूला Q1 और Q2 के किन्हीं भी साइन के लिए वैलिड है। Q1 और Q2 को इस फॉर्मूले में हम विथ साइंस पुट करेंगे। तो देखते हैं कैसे। यदि Q1 और Q2 अपोजिट साइंस के हैं, देन Q1 into Q2 will be less than 0 and force on Q2 due to Q1, it means vector F21 will be along minus R21 cap, यानी कि Q2 पर फोर्स Q1 के कारण लेफ्ट साइड में होगा, जो कि एक्सपेक्टेड भी है क्योंकि Q1 और Q2 यहाँ पर अनलाइक चार्जेज हैं, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब दूसरा पॉइंट है कि हमने Q2 पर Q1 के कारण फोर्स लिखना सीखा। अब यदि हम चार्ज Q1 पर Q2 के कारण फोर्स लिखें तो हम सिंपली इस फॉर्मूले में 1 और 2 को इंटरचेंज कर देंगे। तो चार्ज Q1 पर ड्यू टू Q2 के कारण फोर्स होगा वेक्टर F12 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन स्क्वायर ऑफ R12 इंटू R12 कैप, और ये इक्वल होगा माइनस का वेक्टर F21, क्योंकि हमने देखा था कि वेक्टर R12 ये इक्वल था माइनस ऑफ वेक्टर R21। अब ये दोनों इक्वल है तो R12 कैप इक्वल होगा माइनस R21 कैप के, इसलिए वेक्टर F12 इक्वल आ रहा है माइनस ऑफ वेक्टर F21। अब हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है 2 पॉइंट चार्जेज Q1 इक्वल टू √3 इंटू 10⁻⁻19 कूलम and Q2 equal to minus 10⁻⁻6 are fixed at A 0,0,0 meter and B 1,1,1 meter respectively. Find the electrostatic force on Q2 due to Q1. Now pause the video and take 5 minutes to solve this question. होपफुली आप सभी ने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इसे डिस्कस कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें Q1 की वैल्यू गिवन है, Q2 की वैल्यू गिवन है और Q1 पॉइंट A पर फिक्स है एंड Q2 पॉइंट B पर फिक्स है, और हमें फाइंड करना है Q2 पर Q1 के कारण फोर्स। तो Q2 पर Q1 के कारण फोर्स होगा वेक्टर F21 और ये इक्वल होगा K इंटू Q1 Q2 अपॉन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2 इंटू यूनिट वेक्टर लीडिंग फ्रॉम Q1 टू Q2। अब Q1 एंड Q2 के बीच की डिस्टेंस होगी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर RBA एंड यूनिट वेक्टर होगा RBA कैप। तो अब हम वेक्टर RBA लिखते हैं और ये होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ RB माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ RA। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ RB होगा 1 I कैप प्लस 1 J कैप प्लस 1 K कैप एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ RA होगा माइनस ऑफ 0 I कैप प्लस 0 J कैप प्लस 0 K कैप, और ये हमारे पास वेक्टर RBA आ जाएगा I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर एंड ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 मीटर। अब यूनिट वेक्टर के लिए हम वेक्टर RBA को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप अपॉन √3। तो अब फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1 हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू √3 इंटू 10⁻⁻19 इंटू माइनस ऑफ 10⁻⁻6 अपॉन में √3 का होल स्क्वायर एंड इंटू RBA कैप एंड RBA कैप है I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप अपॉन √3।
जब इसे आप सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 3 इंटू 10⁻⁻16 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप न्यूटन। तो हमने कूलॉम्स लॉ के द्वारा किसी एक चार्ज पर दूसरे चार्ज के कारण फोर्स कैलकुलेट करना सीखा। अब हम मल्टीपल चार्जेस के कारण किसी एक चार्ज पर फोर्स कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो मान लीजिए हमारे पास 3 चार्जेस हैं Q1, Q2 एंड Q3 एंड इनके पोजीशन वेक्टर्स हैं R1, R2 एंड R3। सो वेक्टर लीडिंग फ्रॉम Q2 टू Q1 will be vector R12 and similarly vector leading from Q3 to Q1 will be vector R13। अब हमें चार्ज Q1 पर नेट फोर्स कैलकुलेट करना है। तो चार्ज Q1 पर Q2 के कारण फोर्स होगा एंड Q3 के कारण फोर्स होगा। अब यदि हम Q1, Q2 एंड Q3 के साइंस को सेम माने तो Q1 एंड Q2 आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे एंड Q1 एंड Q3 भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो चार्ज Q2 के कारण Q1 पर फोर्स होगा वेक्टर F12 और यह R12 कैप के अलोंग होगा। सिमिलरली Q3 के कारण Q1 पर फोर्स होगा वेक्टर F13 और यह R13 कैप के अलोंग होगा। तो चार्ज Q1 पर नेट फोर्स होगा वेक्टर F1 बराबर वेक्टर F12 प्लस वेक्टर F13, यानी कि Q2 और Q3 के कारण जो फोर्सेज Q1 पर लग रहे हैं उनका वेक्टर सम Q1 पर नेट फोर्स होगा। अब F12 होगा K इंटू Q1 Q2 अपॉन स्क्वायर ऑफ R12, क्योंकि Q1 और Q2 के बीच की डिस्टेंस है वेक्टर R12 का मैग्नीट्यूड और यह फोर्स R12 कैप के अलोंग होगा। तो ये हो जाएगा K इंटू Q1 Q2 अपॉन स्क्वायर ऑफ R12 इंटू R12 कैप। सिमिलरली Q3 के कारण फोर्स होगा K इंटू Q1 Q3 अपॉन स्क्वायर ऑफ R13 इंटू R13 कैप। तो इस प्रकार किसी चार्ज पर यदि नंबर ऑफ फोर्सेज एक्ट कर रहे हो तो उस इलेक्ट्रिक चार्ज पर नेट फोर्स उन सभी फोर्सेज का वेक्टर सम होता है। अब हम इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में हमें गिवन है कंसीडर 3 चार्जेस Q1, Q2, Q3 each equal to Q at the vertices of an equilateral triangle of side L. What is the force on a charge Q with the same sign H Q placed at the centroid of the triangle as shown in figure? Now pause the video and take 5 minutes to solve this question. तो होपफुली आप सभी ने यह क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इसे डिस्कस कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी साइड L है के वर्टिसेस पर 3 चार्ज रखे हुए हैं Q1, Q2 एंड Q3। अब इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेंट्रोइड पर एक चार्ज रखा जाता है कैपिटल Q जिसका साइन स्मॉल q के इक्वल है। अब सेंट्रोइड पर रखे इस चार्ज पर हमें नेट फोर्स कैलकुलेट करना है। तो इस चार्ज कैपिटल Q पर वर्टिसेस पर रखे चार्जेस के कारण फोर्स होगा। अब इसे कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड BC पर वर्टेक्स A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं AD। अब ट्रायंगल ADC से हम कह सकते हैं कि AD होगा AC cos 30 डिग्री और ये आ जाएगा √3/2 इंटू L, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड AC है L के इक्वल। अब हम जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में मीडियन को सेंट्रोइड 2:1 के रूप में डिवाइड करता है। तो AO हो जाएगा 2/3 ऑफ AD। AD की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की है, तो AD की वैल्यू पुट करने पर AO का मान आ जाएगा 1/√3 इंटू L। अभी इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सिमेट्री से हम कह सकते हैं AO इक्वल टू BO इक्वल टू CO। अब हम देखते हैं कि सेंट्रोइड पर रखे चार्ज के कारण वर्टेक्स A के कारण फोर्स होगा K इंटू कैपिटल Q इंटू स्मॉल q अपॉन AO का
होल स्क्वायर और ये अलोंग एओ होगा। अब एओ हमने कैलकुलेट कर लिया है तो इसकी वैल्यू पुट करने पर ये आएगा 3/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल क्यू इनटू स्मॉल क्यू अपॉन एल स्क्वायर अलोंग एओ। अब हम देख सकते हैं कि वर्टेक्स बी और सी पर रखे चार्ज के कारण भी सेंट्रोइड पर रखे चार्ज पर जो फोर्स होगा उसका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा और इनकी डायरेक्शन होंगी बीओ के अलोंग और सीओ के अलोंग। तो अब वर्टेक्स बी पर रखे चार्ज के कारण फोर्स हो जाएगा 3/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल क्यू इनटू स्मॉल क्यू अपॉन एल स्क्वायर अलोंग बीओ। सिमिलरली वर्टेक्स सी पर रखे चार्ज के कारण भी हम फोर्स लिख सकते हैं। अब हम देख सकते हैं कि जो फोर्स F2 एंड F3 है उनके बीच का एंगल है 120 डिग्री। तो इन दोनों का रिजल्टेंट अलोंग OA होगा और ये इनके मैग्नीट्यूड के इक्वल ही आएगा। तो इनका रिजल्टेंट हो जाएगा 3/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल क्यू इनटू स्मॉल क्यू अपॉन एल स्क्वायर अलोंग OA। तो अब नेट फोर्स हो जाएगा वेक्टर F2 एंड F3 का रिजल्टेंट एंड वेक्टर F1 का वेक्टर सम। अब हम देख सकते हैं कि F2 एंड F3 का रिजल्टेंट F1 के ही इक्वल है बट इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। तो जब हम इनका सम करेंगे तो यह आ जाएगा 3/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल क्यू इनटू स्मॉल क्यू अपॉन एल स्क्वायर आर कैप माइनस आर कैप और ये 0 हो जाएगा। जो कि आर कैप यहाँ पर है वो OA के अलोंग एक यूनिट वेक्टर है।